जिसका नाम है Why Do We Fall Ill, जो कि चैप्टर नंबर 13 है हमारा। चैप्टर छोटा सा, ये शायद हमारी 2 क्लासेस में ये जो चैप्टर है ये हम लोग इसे कर लें। और जिस तरीके की कंडीशंस आज बनी हुई है, कोविड-19 कोरोना वायरस जो है पूरी दुनिया में फैल रहा है, हमें बहुत जरूरी हो जाता है ये जो बीमारियां हैं जिनकी वजह से हम लोग परेशान होते हैं, बीमार पड़ते हैं, इनका कारण क्या है और इनसे किस तरीके से बचा जाए। तो बच्चों ये चैप्टर आपको बुक में ही अंडरलाइन करना है और कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आप लोगों को मेंशन कर देनी है, जो आपकी बुक में या तो नहीं होंगी या तो बुक में या फिर नोटबुक में आपको लिख लेनी है। मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा। तो चलिए बच्चों चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13, व्हाई डू वी फॉल इल। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हम लोग हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो सेल्स का बना होता है। ये सेल्स हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग सेल्स जो हैं वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में होती हैं वो सभी इन सेल्स के अंदर ही होती हैं। सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यूज, टिश्यूज आपस में मिलकर के बना देते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जो है उनसे मिलकर के बनता है एक पूरा ऑर्गेनिज्म। तो कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले जितने भी फंक्शंस हैं वो जब प्रॉपरली होते रहते हैं, जैसे कि डाइजेशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, कोई भी फंक्शन जो आपकी बॉडी कर रही है, जब उस फंक्शन को पूरी तरीके से अच्छे से परफॉर्म किया जाता है तब हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं। पर अगर आपकी बॉडी में कोई एक ऑर्गन भी अगर प्रॉपरली वर्क ना करे, जैसे कि मान लो पेट में दर्द हो रहा है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, या फिर किडनी में स्टोन पथरी वगैरह हो जाती है, उसमें काफी हमें सफरिंग करनी पड़ती है, या फिर ब्रेन से जुड़ी परेशानी, लंग्स हो गए, हार्ट, कोई भी आपका फंक्शन बच्चों अगर प्रॉपरली वर्क नहीं करता है तो उस कंडीशन में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है। तो इस चैप्टर में हम लोग ऐसी ही कुछ परेशानियों की बात करेंगे। वो परेशानियां हमें क्यों होती हैं, किसकी वजह से होती हैं, और उनका प्रिवेंशन या क्योर जो है वो किस तरीके से किया जाए, ट्रीटमेंट उनका कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग इस चैप्टर में बात करते हैं हेल्थ। हेल्थ क्या है बच्चों? अगर मैं आपसे बात करूं तो हेल्थ का एक मतलब होता है बीइंग वेल, अच्छा, स्वस्थ रहना। इसे हम लोग कहते हैं क्या? हेल्थ। हेल्थ से जुड़े हुए बहुत सारे शब्द आप लोग सुनते होंगे, जैसे कि क्लासरूम की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं कि दिस क्लासरूम हैव अ हेल्दी एनवायरमेंट। हमारी क्लास का जो एनवायरमेंट है वो हेल्दी है। हेल्दी एनवायरमेंट का मतलब यहां पर है कि सब बच्चे पढ़ने वाले हैं, कोई शैतानी नहीं कर रहा, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बच्चों को क्लासरूम में बैठने से फायदा हो रहा है। तो यहां हम लोग हेल्दी एनवायरमेंट में हेल्थ का मतलब ये निकालते हैं कि अच्छा, पढ़ाई से जुड़ा हुआ सब कुछ जो है वो अच्छा है। बाकी जब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ की, तो ह्यूमन हेल्थ क्या है? ह्यूमन हेल्थ एक्चुअल में एक स्टेट है, एक अवस्था है, एक कंडीशन है जिसमें कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली, 4 फैक्टर फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली, इन चारों फैक्टर से जब कोई इंसान वेल बीइंग होता है, अच्छा होता है, तब जाकर के हम लोग उसे क्या कहते हैं? एक हेल्दी पर्सन। तो बच्चों पेज नंबर जो आपका 176 है उसमें एकदम लास्ट लाइन जहां हेडिंग बनी हुई दिख रही होगी, पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज
बोथ मैटर्स फॉर हेल्थ। इसकी पहली ही लाइन है, हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल कॉमा मेंटल एंड इमोशनल, सॉरी एंड सोशल लिखा हुआ है, इसमें आपको एक और फैक्टर जोड़ना है, एंड इमोशनल। सोशल के साथ आपको एक और फैक्टर, चौथा फैक्टर जोड़ना है, बुक में ही जोड़ दीजिए, इमोशनल। इमोशनल वेल बींग, इमोशनल वेल बींग। ठीक है, अब इन तीनों फैक्टर्स का मतलब समझिए। भाई फिजिकली, बाहरी रूप से जो है आपकी बॉडी पूरी तरीके से बढ़िया कंडीशन में है, काम कर रही है, तो ये तो फिजिकल हुआ। मेंटल, दिमागी रूप से, कि भाई आप अच्छे से चीजों को समझ पा रहे हैं, जिस उम्र में आपको जो चीजें आसानी से समझ में आ जानी चाहिए वो आपको आसानी से समझ में आ रही हैं, जिस हिसाब से आपको बिहेव करना चाहिए आप उस हिसाब से बिहेव कर रहे हैं। सोशल, सोशल की मैं बात करूं, जैसे कि मान लो आप फिजिकली पूरी तरीके से फिट हैं, पर जो सोसाइटी में आपकी इमेज है वो अच्छी नहीं है, तो इस कंडीशन में भी हम लोग पूरी तरीके से हेल्दी नहीं रह सकते। आपकी सोसाइटी मान लो खराब है, सोसाइटी में आपके कचरा ही कचरा भरा हुआ है, गंदगी है, मक्खी मच्छर, मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रोब जो है वो जन्म ले रहे हैं, तो आप हेल्दी नहीं रह सकते। और इसके अलावा इमोशनल, इमोशनल का मतलब है जैसे कि जब एडोलसेंस, जिस एज से आप लोग गुजर रहे हैं, टीनेज जिसे हम लोग बोलते हैं, इस टीनेज के दौरान बहुत से केमिकल्स बॉडी के अंदर जो है उनका लेवल अप डाउन होता है। इन केमिकल्स को हम लोग हॉर्मोन्स नाम से जानते हैं। तो हॉर्मोन्स अप डाउन होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी जो हमारा बिहेवियर है वो इरिटेटिंग हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, हम लोग छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है। तो ये जो कंडीशंस हैं जो हमारे इमोशन से जुड़ी हुई हैं, इस फैक्टर को हम लोग इमोशनल फैक्टर के अंदर डाल सकते हैं। तो इन चारों फैक्टर्स में हम लोग अगर एकदम फिट हैं, वेल बींग हैं, तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, हेल्थ नाम दे देते हैं। तो हेल्थ इन चार फैक्टर्स का एक मिला जुला रूप है। आपकी सोसाइटी गंदी हो, उसमें कचरा वगैरह ज्यादा हो, या फिर ड्रेनेज, जो सीवर लाइन है वो कहीं से टूट फूट जाती है, तो ड्रेन जो है बाहर आने लगता है, सड़कों पे इकट्ठा हो जाता है, तो काफी स्मेल वगैरह तो गंदी आती है। इसके अलावा उसके अंदर बहुत सारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जिनकी वजह से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। तो ऐसी सोसाइटी को हम लोग हेल्दी सोसाइटी तो नहीं कह सकते। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो फूड, हम लोग जो खाना खाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारी जो हेल्थ है वो हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ का मतलब जरूरी नहीं है कि भाई बीमार ना होना। जैसे कि एक मोटा इंसान है, मोटा इंसान चल फिर रहा है, बढ़िया अपने काम वगैरह कर रहा है, पर फिर भी हम लोग उसे हेल्दी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि ज्यादा जो मोटापा है, जो फैट है, वो भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो पहुंचाता है। और अगर यही चीज ओबेसिटी, मोटापे को हम लोग बोलते हैं ओबेसिटी, अगर ओबेसिटी आपको कहीं ना कहीं किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचा रही है, तो ये जो ओबेसिटी है इसे भी हम लोग अनहेल्दी कंडीशन ही कहेंगे, हेल्दी कंडीशन नहीं कहेंगे। तो पेज नंबर 177 पर एक डायग्राम दे रखा है, जिसमें आपको समझाने की कोशिश की गई है कि हम लोग अपनी पर्सनल हाइजीन, पर्सनल साफ सफाई जो है उसका ध्यान रखते हुए किस तरीके से बीमारियों से बचे रह सकते हैं। हाइजीन और सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजेशन का मतलब है कि कैसे उस कंडीशन को खत्म किया जाए। जैसे पहला जो पॉइंट है, अच्छा आपको 5 F समझाए गए हैं। पहला F है फ्लूइड। आपके घरों में जो भी या आसपास जो भी पीने लायक पानी है उसे हमेशा आपको प्रोटेक्ट करना है, उसको गंदा होने से बचाना है। या ओपन ओपन है
तो फिर आप उसको बंद कर दीजिए ताकि मक्खी वगैरह जो है वो उसमें ना जन्म ले। ये तो हो गया आपका हाइजीन कि आपको क्या करना चाहिए अपनी साफ सफाई के लिए। सैनिटेशन की बात करें तो उससे प्रोटेक्शन का तरीका ये है कि जो पानी है जो आसपास आपका इकट्ठा है उसको एक सही तरीके से स्टोर किया जाए और उसमें प्रेजेंट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो हैं उन्हें मारा जाए ताकि वो पानी अच्छे से पीने लायक बन सके। जो सेकंड एफ है वो है बच्चों फिंगर्स। हमें खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद या वॉशरूम यूज करते हैं तो उसके बाद में हमें प्रॉपरली हमारे हैंड्स जो हैं, हाथ वगैरह जो है वो क्या करने चाहिए, अच्छे से साबुन से धोने चाहिए। ये तो चलो ठीक है, पर आज की जैसी कंडीशंस हैं उसमें तो मस्ट है कि आप थोड़े थोड़े समय में ही क्या करते जाएं, अपने हाथ वगैरह अच्छे से धोते जाएं, चाहे सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए, चाहे आप साबुन सोप का इस्तेमाल करते हुए ये काम करें। सैनिटेशन की बात हुई तो फिर वॉश हैंड्स आफ्टर डिफेक्शन, मतलब वॉशरूम के यूज करने के बाद में अच्छे से आपको हैंड्स जो है अपने वॉश करने चाहिए। तीसरा जो एफ है वो है फ्लाइज, मक्खियां। तो हमारा जो खाना या फिर जो पानी है जो डायरेक्टली आप अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं उसे हमें हमेशा कवर करके रखना है ताकि उसमें फ्लाइज, क्योंकि बच्चों जैसा आपको पता होगा ये फ्लाइज हर गंदी चीज के ऊपर बैठती हैं और जहां बैठेंगी वहां पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो फ्लाइज के पैर वगैरह से चिपक जाएगा और जब वो आपके खाने या फिर पीने की जगह पर बैठेगी तो वो हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके फूड या वाटर के अंदर चला जाए और ऐसे वो आपकी बॉडी में जा सकता है। तो इसके सैनिटेशन की बात करें तो फ्लाइज को कंट्रोल करना है। कंट्रोल का मतलब बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स हैं जो कि फ्लाइज को मार सकती हैं। या अपने घरों के आसपास आप साफ सफाई रखिए, कोई कचरा इकट्ठा ना होने दीजिए, पानी को इकट्ठा ना होने दीजिए, तो फिर उसमें वैसे ही फ्लाइज वगैरह जो है वो जन्म नहीं लेंगी। चौथा जो एफ है वो है फील्ड। फील्ड से आने वाले जो खाने पीने की चीजें हैं, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इन्हें खाने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से पानी से धोना चाहिए। या आजकल जैसा हम लोग कोविड-19 के केस में कर रहे हैं कि भाई पहले गर्म पानी में हम लोग उन्हें धोते हैं अच्छे से, या फिर पहले कुछ समय तक घरों के बाहर रख देते हैं ताकि अगर कोई उसके अंदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो चला जाए, फिर उसे अच्छे से हम लोग धोते हैं और उसके बाद में घर के अंदर लेकर के आते हैं। सैनिटेशन की अगर हम लोग बात करें तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का हमें ध्यान ऐसे ही रखना है कि जहां पर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ग्रो हो रही हैं वहां आसपास साफ सफाई हो। ये हम लोग तो नहीं, पर जो किसान है, जो भी खेती वगैरह कर रहा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो कर रहा है, वो इन चीजों का ध्यान रख सकता है। और पांचवा जो एफ है वो है फ्लड। फ्लड का मतलब यहां पर यह है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका प्रॉपर मेंटेनेंस और देख रेख बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कहीं भी ड्रेनेज ओपन रह गया या लीक हो गया तो इस ड्रेनेज के अंदर बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो सकते हैं और डिजीज फैला सकते हैं। तो सैनिटेशन है इसका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या है? एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसी फैक्ट्री है जहां बहुत बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं जिनके अंदर ये जो गंदा पानी है, जो ड्रेनेज वाटर होता है, इसको लाया जाता है और इसे अलग अलग टैंक्स या अलग अलग चैम्बर्स के अंदर स्टोर किया जाता है। और हर चैम्बर की एक खासियत होती है, जैसे कि एक चैम्बर होता है जिसके अंदर जो सॉलिड वेस्ट है वो नीचे जम जाता है और जो लिक्विड वेस्ट है वो ऊपर रह जाता है। फिर हम लोग उसे आगे दूसरे टैंक में पास करते हैं। दूसरे टैंक में पास करने पर उसके अंदर हम लोग क्या लगा देते हैं, फिल्टर लगा देते हैं, जिससे कि और छोटी छोटी जो इम्प्योरिटीज है, गंदगी है, वो क्या हो जाएंगी, वो उस पानी से दूर हो जाएंगी। फिर उसे नेक्स्ट टैंक में पास किया जाता है। नेक्स्ट टैंक में हम लोग केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे क्लोरीन एंड फ्लोरीन। ये डालने से जो पानी है उसमें डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाते हैं। और फिर ये जो पानी आगे आता है इसका इस्तेमाल पीने के लिए तो नहीं करते, पर
इसका जो इस्तेमाल है वो इरिगेशन प्रोसेस के लिए किया जा सकता है। खेत वगैरह में जो है, फील्ड वगैरह जो है, उनमें पानी देने के लिए हम लोग इस पानी का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो बच्चों क्लियरली हमें हेल्थ का मतलब समझ में आ गया होगा। हमें जो नेक्स्ट टॉपिक करना है वो है डिजीज। देखिए डिजीज क्या है। डिजीज का एक मतलब हम लोग निकालते हैं अनकंफर्टेबल। जब हम लोग पूरी तरीके से फिट नहीं होते तो हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देती और हमें अनईजीनेस या अनकंफर्टेबिलिटी जो है वो महसूस होती है। जैसे कि मैं बात करूं एक डांसर की। डांसर चाहता है कि उसकी बॉडी प्रॉपरली स्ट्रेच हो, अच्छे से मूव कर सके, पर मान लो किसी वजह से उसकी बॉडी स्ट्रेच नहीं हो पा रही, तो इस कंडीशन में वो अनकंफर्टेबल रहेगा। मतलब जो काम उसे प्रॉपरली, मतलब डांस का काम जो उसे प्रॉपरली करना चाहिए वो नहीं कर पाएगा। कृष्णव का कहना है सर डायग्राम कॉपी में बनाने। बेटा कृष्णव, आपको इस चैप्टर के सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें डायग्राम की नीड होगी तो आपको वो डायग्राम बनाना है, वरना इसके आपको नोट्स वगैरह जो है तैयार नहीं करने, सिर्फ इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स ही करने हैं। तो मैं बात कर रहा था एक डांसर की। तो डांसर अपनी बॉडी को स्ट्रेच नहीं कर पाता तो फिर वो अनकंफर्टेबल रह जाता है। तो इसका मतलब उसके लिए ये कंडीशन एक डिजीज के बराबर हुई। तो एक्चुअल में हेल्थ और डिजीज की डेफिनेशन में बहुत बहुत छोटा सा अंतर है। भाई हेल्थ में हम लोग कह रहे थे कि वो स्टेट जिसके अंदर कोई भी पर्सन फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली वेल बीइंग होता है, फिट होता है, वो हेल्थ है। और अगर इनमें से किसी भी एक फैक्टर में पर्सन फिट ना हो, वेल बीइंग ना हो, तो बस इसी कंडीशन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? हम लोग इसे कह देते हैं डिजीज। तो डिजीज वैसे जिसका मतलब है अनकंफर्टेबल, पर डिजीज हमारे लिए क्या है कि भाई एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर एक पर्सन फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली फिट ना हो, तब उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उसे कहते हैं डिजीज। पेज नंबर 178 पर आ जाइए। वहां 3 इंटेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिए हैं, हम उनकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेट एनी 2 कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। चलो बच्चों फटाफट से कमेंट करो, एक या 2 वर्ड में फटाफट से बताओ वो कौन सी 2 कंडीशंस हैं जो कि एक अच्छी हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। नहीं ये नहीं बेटा, ये तो फैक्टर्स हैं कृष्णा, ये तुमने बताया ना मेंटल फिजिकल, ये तो फैक्टर है। यहाँ कंडीशन किसकी वजह से आप हेल्दी रहते हैं? भाई आपको कोई बीमारी नहीं है, हेल्दी नहीं है, क्यों? पहला फैक्टर जो सबसे कॉमन है वो है बच्चों डाइट। क्योंकि सर हम लोग अच्छे से खाना खाते हैं, जो जितनी भी जरूरी चीजें हैं हमारी डाइट में होनी चाहिए वो होती हैं। और दूसरी जैसे कि करण ने बताया है वो है क्लीननेस, या जिसको आप बच्चों हाइजीन भी कह सकते हैं। हाइजीन, सैनिटेशन, बिल्कुल ये बिल्कुल हो सकते हैं आपके आंसर। तो हाइजीन एंड डाइट ये आपके आंसर हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट एनी 2 कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज। तो ये लगभग वही सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें भी जो आपका जवाब है वो आपका बैलेंस्ड डाइट और प्रॉपर हाइजीन हो सकता है। सेम क्वेश्चन एक तरीके से। थर्ड क्वेश्चन, आर द आंसर्स टू अबव क्वेश्चंस नेसेसरीली द सेम और डिफरेंट। जो ऊपर के जो 2 क्वेश्चंस हैं, क्या जरूरी है इन दोनों के आंसर सेम हो या दोनों के आंसर्स अलग भी हो सकते हैं? तो जैसा
मैंने अभी आपको बताया बच्चों कि लगभग दोनों बातें क्या है, सेम ही है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो सेम हो सकता है। द आंसर्स टू द अबव क्वेश्चंस आर सेम बिकॉज इफ वी हैव गुड हेल्थ, अगर हमारी हेल्थ अच्छी हो तो सीधी सी बात है हमें बीमारियां नहीं होंगी, हम लोग डिजीजेस से क्या रहेंगे, एकदम फ्री रहेंगे। तो ऊपर पूछे गए दोनों क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सेम हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग हेल्दी रहेंगे तभी तो हम डिजीजेस से फ्री रहेंगे। तो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, डिजीज एंड इट्स कॉज। बीमारी और बीमारी का क्या कारण हो सकता है। तो बच्चों कई कारण हैं बीमारियों के। एक कारण होता है बैक्टीरिया, वायरस हो सकता है, फंगाई हो सकता है, या सिंगल सेल प्रोटोजोआ भी हो सकता है। बीमारी के कई कारण जो है हो सकते हैं। या हो सकता है प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही हो, या हो सकता है गरीबी, पॉवर्टी, जिसकी वजह से मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि यहां पर डिजीज का कारण हो सकते हैं। डिजीजेस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, कि कोई बीमारी कितने लंबे समय तक रहती है, मतलब उसे ठीक होने में, पेशेंट को ठीक होने में कितना समय लगता है, इसके बेसिस पर ये डिजीजेस बच्चों दो टाइप की होती है, आपको दिख रही होंगी, एक एक्यूट और दूसरी है क्रोनिक। एक्यूट डिजीजेस होती है शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे कि जुकाम, कॉमन कोल्ड, जुकाम हमें होता है और 3 4 या हो सकता है 5 6 दिन के अंदर जो है ये जुकाम ठीक हो जाए। आप दवाई लें या ना लें, पर ये जुकाम 2 से 5 दिन के अंदर अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो ये जो कॉमन कोल्ड है, ये ऐसी बीमारी हुई जो कि शॉर्ट टर्म, कम समय के लिए इंसान को होती है। और ऐसी बीमारी जो जिसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है, बहुत लंबे समय तक इंसान को सफर करना पड़ता है, ऐसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं क्रोनिक डिजीज। जैसे कि एलिफेंटाइसिस, एक नाम आपकी बुक में दे रखा है एलिफेंटाइसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हाथी पांव। ये हम पहले भी डिस्कस करके आए हैं जब हमने प्लेटी हेलमिंथेस पढ़ा था। तो प्लेटी हेलमिंथेस में जो वर्म है, अगर वो हमारे पैर की मसल के अंदर, हमारे लेग की मसल के अंदर एंटर कर जाए तो वहां इन्फेक्शन कर देता है, जिसकी वजह से जो पैर है वो स्वेल, एकदम फूल जाएगा, उसमें सूजन आ जाएगी और एकदम दिखने में हाथी के पैर जैसा दिखने लगेगा, एकदम मोटा हो जाएगा। तो एलिफेंटाइसिस, हाँ जी कृष्णा, चैप्टर 7 में आया था, प्लेटी हेलमिंथेस में ये नाम आया था एलिफेंटाइसिस। तो एलिफेंटाइसिस का इलाज बहुत लंबे समय तक चलता है। क्या लगता है कौन सी बीमारी हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है, एक्यूट डिजीज या क्रोनिक डिजीज? कौन सी बीमारी हमारे लिए ज्यादा डेंजरस है, एक्यूट और क्रोनिक? हाँ जी बिल्कुल कृष्णा, क्रोनिक। एक्यूट तो कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है, या दवाई ले लें तो फिर बस उसका ट्रीटमेंट बहुत छोटा होता है। और जो लंबे समय तक रहती हैं वो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाती है। सिर्फ हमें फिजिकली सफर नहीं करना पड़ता, पर जैसा कि आपको पता है इंडिया जैसे देश में जहां हॉस्पिटल्स इतने कम हैं और इलाज बहुत ज्यादा महंगा है, तो यहां पर जब बहुत लंबे समय तक किसी बीमारी का शिकार हम लोग हो जाते हैं तो उसके इलाज में पैसा जो है वो भी बहुत ज्यादा खर्च होता है। तो हम लोग फिजिकली, सोशली, मेंटली, इमोशनली अफेक्ट तो होते ही हैं, पर इसके अलावा इकोनॉमिकली भी हम लोग बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक घर के एक मेंबर को ऐसी बीमारी हो जाए
उसके इलाज में सारा पैसा खर्च हो जाता है और इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो घर के अंदर हो जाते हैं, पैसे की किल्लत हो जाती है बहुत ज्यादा। तो क्रोनिक डिजीज जो है वो बहुत लंबे समय तक इंसान को हर तरीके से परेशान करती है। जैसे अगर ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की अगर मैं बात करूं, तो ये हमारे लंग्स को इतना ज्यादा अफेक्ट कर देती है कि एक बार अगर टीबी ठीक भी हो जाए तो भी आप प्रॉपरली रेस्पिरेशन नहीं कर पाते। तो इसका असर जो है बहुत लंबे समय तक रहता है और पूरी तरीके से हम लोग जो हैं वो नहीं कर पाते इसको ओवरकम। जैसे कृष्ण बता रहा है, टाइम भी बहुत जाता है, पैसा बहुत वेस्ट होता है, इसके अलावा पेन और कभी कभी डिप्रेशन, इसका भी शिकार हो जाता है इंसान। बहुत लंबे समय तक बीमारी जो है वो हर तरीके से परेशान कर देती है इंसान को। तो क्रोनिक डिजीज हमारे लिए इस वजह से ज्यादा खतरनाक हो जाती है। पेज नंबर 179 पर बच्चों कॉजेज ऑफ डिजीजेस आपके पास एक हेडिंग है जिसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज को डिस्कस किया गया है। पहला कॉज जो है बच्चों वो बताया गया है आपका अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। सेकंड हेडिंग में आपको मिल जाएगा पहला कारण अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। सबसे कॉमन जो है वो यही है कि जब हम लोग कोई गंदा पानी जरूरी नहीं है कि दिखने में गंदा हो, साफ पानी जो दिखने में एकदम साफ होता है उसके अंदर भी बहुत सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो सबसे जो पहला कारण है वो है अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जिसका ध्यान हमें रखना बहुत जरूरी है। दूसरा एग्जांपल नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा जो है लैक ऑफ गुड नरिशमेंट। लैक ऑफ गुड नरिशमेंट मतलब जो खाना हम लोग, डाइट हम लोग खा रहे हैं, ले रहे हैं, उसके अंदर हमें पता ही नहीं है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कितने अमाउंट में होनी चाहिए या नहीं। तो दूसरा कारण हो जाता है बच्चों अनबैलेंस्ड डाइट। पहला कारण अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, दूसरा कारण है अनबैलेंस्ड डाइट। जैसे अगर तुम बाहर का खाना खाओ, मतलब बर्गर, पिज्जा, गोलगप्पे, बस यही खाते चले जाओ, तो तुम कहोगे कि सर इसमें क्या परेशानी है। इसमें परेशानी ये है कि ऐसे फूड में फैट तो बहुत ज्यादा होता है, पर बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सब बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो आप ऐसी डाइट को बैलेंस्ड डाइट नहीं कह सकते। आपको हेल्दी बनाए रखने के लिए चाहिए बैलेंस्ड डाइट। तो अनबैलेंस्ड डाइट जो है वो दूसरा कारण हो जाएगा। और तीसरा जो कारण है वो आपको इस हेडिंग के सेकंड लास्ट पैराग्राफ में मिलेगा, वो है पॉवर्टी और लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज। एक तो गरीबी, भाई गरीबी होगी तो वैसे ही इंसान खा पी नहीं पाएगा और वैसे ही फिर बीमारियों का शिकार हो जाएगा। दूसरा, शिकार हो जाएगा तो अपना इलाज नहीं करवा पाएगा और खुद बीमार होगा और उसकी वजह से बाकियों को भी बीमारी होगी। या इसके अलावा लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज, हमारी गवर्नमेंट जो प्लान्स वगैरह चलाती है वो गरीब लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते और उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज ही नहीं मिल पाती। तो इस कंडीशन में भी बड़ी आसानी से गरीब जो है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो सफर कर सकता है एक नहीं एक से ज्यादा डिजीज से। तो ये 3 मुख्य कारण आपकी बुक में दिए गए हैं। एक तो पहला अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, दूसरा दिया गया है लैक ऑफ गुड नरिशमेंट, और तीसरा दिया गया है पॉवर्टी और लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो ये 3 कारण आपकी बुक में दिए गए। नेक्स्ट हेडिंग है इन्फेक्शियस
एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस। आपने बिल्कुल नाम सुना होगा, कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो कारण भी दो हैं। एक तो बच्चों ऐसे कारण जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक बड़ी आसानी से पहुंच जाए, जैसे कि माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि डिजीज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक बड़ी आसानी से कैरी करके ले जाते हैं। तो ये जो फैक्टर हुआ, ये एक्सटर्नल फैक्टर हुआ कि इंटरनल फैक्टर है? मतलब बॉडी के बाहर का कोई फैक्टर हुआ कि बॉडी के अंदर का फैक्टर है ये माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म? भाई हमारी बॉडी में थोड़ी ना जन्म लिया है माइक्रोब्स ने, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने, ये तो हमारी बॉडी के बाहर से आए हैं। तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर हुआ इन्फेक्शियस डिजीज, जो कि एक्सटर्नली बाहरी रूप से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक पर्सन से कैरी करके दूसरे पर्सन तक इसे ले जाता है। तो इन्हें हम लोग कहते हैं इन्फेक्शियस कॉज या इन्फेक्शियस एजेंट। दूसरे ऐसे हैं जो कि इंटरनली काम करते हैं, जैसे कि जनरली जो देखा गया है वो है कैंसर। कैंसर बाहर के किसी एजेंट से नहीं होता, इंटरनल शरीर के अंदर की सेल्स में किसी तरीके का बदलाव आ जाए। अब वो बदलाव कई कारणों से आ सकता है, जैसे कि जेनेटिकली भी हो सकता है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आया हो, या स्मोकिंग से, या फिर तंबाकू वगैरह चबाने से, इन सब से हो सकता है। तो ये शरीर के अंदर के जो सेल्स हैं उनके अंदर आया हुआ चेंज है। तो ये जो इन नॉन इन्फेक्शियस कॉज है या एजेंट है वो इंटरनल हो सकता है। कोई और एग्जांपल देगा किसी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का, परेशानी का, जो कि इन्फेक्शन की वजह से नहीं हो रही, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से ना होकर के इंटरनल फैक्टर की वजह से हो रही है? बच्चों मेंटल डिजीज, कोई भी दिमाग से जुड़ी परेशानी, चाहे हाइपरटेंशन हो, डिप्रेशन हो, इवन ब्लड प्रेशर, इनमें बाहर से आए हुए किसी एजेंट का कारण नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई मच्छर ने काटा तुम पागल हो जाओ, है ना? ऐसा थोड़ा नहीं होता। तो जितने भी मेंटल डिजीजेस हैं या ब्लड प्रेशर वगैरह ऐसी परेशानियां जो हैं, ये सारे के सारे नॉन इन्फेक्शियस कॉज का एग्जाम्पल हो सकते हैं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 180, 180 की अगर हम लोग बात करें तो उसमें एक ब्राउन कलर का बॉक्स है, पेप्टिक अल्सर नाम दिया गया है। अल्सर कहते हैं बच्चों छाला, छाला जो पड़ जाता है उसको अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर वो छाला है, वो घाव है जो कि हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन जो है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, या हमारे स्टमक के अंदर जो छाला हो जाता है उसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। इस पेप्टिक अल्सर की वजह से एसिडिटी बहुत कॉमन है, और छाला एक तरीके का घाव है। तो जब ये घाव ओपन हो जाता है स्टमक के अंदर, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट में एसिड होता है HCl, तो ये HCl उस छाले के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा पेन, इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन, ये सब कॉज कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी जो है वो देखी जाती है। ये जो पेप्टिक अल्सर है, इसका कारण जो है वो एक बैक्टीरिया है, जिसका नाम आपको याद रखना है, नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी।
हेलिकोबैक्टर पायलोरी, ये नाम आपको याद रखना है कि इस बैक्टीरिया की वजह से पेप्टिक अल्सर जैसी परेशानी हो सकती है। तो बच्चों इसी पेज पर दो इनटेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनकी बात हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन, लिस्ट एनी 3 रीजंस व्हाई यू वुड थिंक दैट you are sick and ought to see a doctor. If only one of these symptoms were present, would you still go to the doctor? Why or why not? आपको बताना है कोई ऐसे 3 कारण, मतलब ऐसे कोई भी 3 फैक्टर, ऐसी 3 कंडीशंस, ऐसे 3 सिम्टम्स जो आपको आपकी बॉडी में देखने को मिले और आपको महसूस हो कि यार अगर ये ऐसी 3 कंडीशंस आपकी बॉडी में है तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बताओ जल्दी से, शॉर्ट में एकदम 3-4 वर्ड में ही बताइए, ऐसी वो कौन से 3 सिम्टम्स हैं जो आपकी बॉडी में अगर हुए तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहोगे। देखो जैसे कॉमन कोल्ड में हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, है ना, तो अगर जुकाम लगा हो तो डॉक्टर के पास नहीं जाते, पर सोचो बुखार है तो वो एक कंडीशन हो सकती है। तो पहली कंडीशन आपके लिए फीवर हो सकता है। दूसरी कंडीशन कोई बताएगा? नहीं कृष्ण, तुम इन्फेक्शन बता रहे हो, इन्फेक्शन तो डॉक्टर बताएगा ना, हमें नहीं पता, हम तो सिम्टम्स पूछ रहे हैं। दूसरी कंडीशन बच्चों हो सकता है लॉस ऑफ एपेटाइट या वॉमिटिंग, या तो भूख की कमी, वजन वेट जो है वो एकदम कम हो जाए या वॉमिटिंग होने लगे। तीसरी कंडीशन हो सकता है बच्चों लूज मोशन, लूज मोशन। और भी सारी कंडीशन है पर हमसे 3 ही पूछी है। फिर क्वेश्चन जो है उसका जवाब दो, इनमें से कोई एक भी कंडीशन, सिर्फ एक कंडीशन तुम्हारी बॉडी में है, या तो बुखार है या वॉमिटिंग हो रही है या सिर्फ लूज मोशन है, तो क्या आप डॉक्टर के पास जाएंगे या नहीं? कृष्णव का कहना है नहीं जाएंगे, आदित्य का भी कहना है नहीं जाएंगे, और मेरा ये कहना है कि भाई हमें जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ सिम्टम है, तुम्हें नहीं पता बीमारी क्या है। हो सकता है कोई खतरनाक बीमारी हो जिसका सच में ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड हो, बस उसका एक सिम्टम ही या तो लूज मोशन हो सकता है, फीवर हो सकता है या फिर वॉमिटिंग हो सकती है। तो इस कंडीशन में आमतौर पर हम लोग जाते नहीं है, पर हमें जाना चाहिए। Second question, in which of the following case do you think the long-term effects on your health are likely to be most unpleasant? तो इनमें से वो कौन सी कंडीशंस हैं जो अगर लंबे समय तक तुम्हारी बॉडी में रही तो तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है? पहला है जॉन्डिस, पीलिया जिसको बोलते हैं। दूसरा लाइस, अगर सर में जुएं पड़ जाएं। और चौथा है, तीसरा है एक्ने, एक्ने को हम लोग पिंपल, कील मुहासे जिसको हम लोग बोलते हैं। बताओ भाई तीनों में से कौन सी कंडीशन है जो लंबे समय तक रहे तो हमें सबसे ज्यादा, बिल्कुल कृष्णा, सबसे ज्यादा नुकसान हमें झेलना पड़ेगा अगर हमें बहुत लंबे समय तक क्या रहे, जॉन्डिस रहे तो। क्योंकि जॉन्डिस के केस में हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जो है उसकी कमी आ जाती है, और ब्लड जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है वो उसकी कमी आ जाएगी तो बड़ी परेशानी हो सकती है। तो चलो इस चैप्टर को आप लोग यहां तक पढ़ के रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम लोग ओवर कर देंगे। चलिए, थैंक यू।